Hello everyone, welcome back to my channel Tutor Raman, and today we are going to discuss the pre-Islamic condition of women. How was the condition of women before Islamic establishment or before the origin of the Islam, or you could say before the advent of Islam. How was the condition of women in the world? And again, we will discuss the feminist discourse within the Islam, that rising feminist discourse within Islam. So we will going to discuss the two topic in this lecture. First one is pre-Islamic history, you could say, of women, and second one is the feminist discourse within the Islam. So let's begin. During the early days of Islam in 7th century, Shi'i reforms in women's right affected marriage, divorce and inheritance. So 7वीं शताब्दी के पहले जो सोसाइटी थी उसमें जो विमेन से रिलेटेड जो लॉज थे वो विमेन को काफ़ी हद तक अफेक्ट करते थे, जैसे कि मैरिज लॉ हो गए या डाइवोर्स हो गए, डाइवोर्स से रिलेटेड लॉ हो गए जो दूसरे किसी रिलीजन में थे, या फिर इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज हो गए। वो सभी कहीं ना कहीं विमेन से रिलेटेड लॉज थे, लेकिन विमेन को सप्रेस कर रहे थे। लेकिन आफ्टर द ओरिजिन ऑफ इस्लाम, और यू कुड से आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इनमें काफ़ी बदलाव आए कि मैरिज से रिलेटेड जो लॉज बने इस्लाम के अंदर, या फिर जो कुरान के अंदर जो लॉज है, या फिर उससे रिलेटेड जो दूसरे लॉज हैं जैसे कि शरिया हो गया, उसमें जो विमेन से रिलेटेड लॉज हैं, या फिर डाइवोर्स से, इनहेरिटेंस, या फिर जो संपत्ति से रिलेटेड जो कानून है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आए, क्या क्या चेंजेस और आए, यू कुड से दी क्या क्या उसमें रिफॉर्म्स आए, ये सभी चीज़ों को हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। और ये सब चीज़ें 7वीं शताब्दी के बाद होती है, इस्लाम के आने के बाद या उस दौरान की सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। The Oxford Dictionary of Islam state that the general improvement of the status of women in the Arab society included the prohibition of female infanticide and the recognizing of women's full personhood. तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऐसा मानती है कि इस्लाम के ओरिजिन के टाइम पे उस या फिर उससे पहले वहाँ के सोसाइटी में फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत होती थी। जैसे किसी महिला लाइक कोई बच्ची जन्म लेती है, अभी भी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये चीज़ है, तो उसको मारने की कोशिश की जाती है, इन्फेंटिसाइड करने की। लेकिन जब और इस्लाम की ओरिजिन होती है तो फिर इन सब चीज़ों पर रोक लगाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिलीजियस बुक है, टेक्स्ट है इस्लाम का, जो कुरान है, इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। तो प्रोहिबिशन इस्लाम फीमेल इन्फेंटिसाइड पर प्रोहिबिशन लगता है, इस पर रोक लगता है। रिकॉग्नाइजिंग विमेन्स फुल पर्सनहुड, तो विमेन का जो एक अलग पर्सनहुड है उसको एक एक्सेप्ट किया जाता है कि विमेन भी एक अलग पर्सनहुड है, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको हम अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए, वो भी एक अलग पर्सन है हमारी तरह। एक पर्सनहुड का एक उनको राइट मिलता है कि सी इज ऑल्सो ए पर्सन, और उनके साथ भी हमें अच्छे से पेश आना है। तो इस्लामिक सोसाइटी के अंदर इस्लाम के आने से ये सब चेंजेस वहाँ पर होती है, ये सब ये पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलती है। इस्लामिक इथिक्स में आप ये चीज़ देख सकते हैं। अंडर इस्लामिक लॉ, मैरिज वॉज नो लॉन्गर व्यूड एज ए स्टेटस बट रादर एज ए कॉन्ट्रैक्ट। इस्लाम के अंदर मैरिज को स्टेटस नहीं देखा जाता है कि नो वी आर आवर स्टेटस इज हाउ, मतलब इस्लाम के अंदर मैरिज को जैसे दूसरे रिलीजन में आप देख सकते हैं कि उसको स्टेटस दिखाया जाता है कि मैरिड स्टेटस, लाइक दे आर इन ए मैरिज, स्टेटस ऑफ मैरिज। बट इस्लाम के अंदर इसको एज ए कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, इसको एज ए कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जो मेन और वीमेन के बीच में है, टू पर्सन के बीच में है। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो दोनों लोगों को फॉलो करने हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होगा। इस्लाम में इसलिए मैरिज को एज ए कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, जो एक बहुत पॉजिटिव चेंज था, क्योंकि इससे पहले इसको स्टेटस माना जाता था, और स्टेटस में वीमेन के कोई बहुत सारे राइट नहीं थे, कोई राइट्स नहीं थे, तो उनको वैसे ही रहना पड़ता। लेकिन जब उनके साथ जब मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह लेना शुरू हुआ, लाइक लोगों ने शुरू किया इस्लाम के अंदर, तो फिर विमेन के कुछ राइट्स उसके अंदर है। जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके कुछ राइट्स होते हैं, अदर पार्टी के कुछ राइट्स होते हैं। सिमिलरली अगर मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट की तरह लिया जाएगा तो वीमेन के कुछ राइट्स होंगे और मेन के कुछ राइट्स होंगे। अगर किसी ने भी इसको वायलेट करने की कोशिश की तो इसके परिणाम अदर पार्टी को भुगतने होंगे जिसने वायलेट करी है। इसलिए एक पॉजिटिव चेंज था ये कि मैरिज को एज ए कॉन्ट्रैक्ट लेना इंस्टेड ऑफ एज ए स्टेटस। तो इन विच वीमेन कंसेंट वॉज इम्पेरेटिव, जिसमें कि वीमेन का कंसेंट
किसी भी चीज़ को लेके जो अनुमति है, या कुछ आप कह सकते हैं कि विमेन का स्वीकृति होना किसी चीज़ के लिए इम्पेरेटिव, आवश्यक था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज था। द डॉरी प्रीवियसली रिगार्डेड एज द ब्राइड प्राइस पेड टू द फादर became nuptial gift retained by the wife as part of their personal property। पहले जो डॉरी होता था, दहेज, जो इंडियन सोसाइटी में अभी भी है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, लेकिन उससे जो डॉरी प्रीवियसली पहले ये कंसिडर किया जाता था कि ये ब्राइड प्राइस है, क्योंकि अगर किसी महिला की शादी किसी पुरुष से करवा रहे हैं, तो अगर आप सारे शादी करवा रहे हैं उस पर्सन के साथ, तो इसलिए आपको प्राइस पे करना पड़ रहा है। इसको ऐसे कंसिडर किया जाता है, ब्राइड प्राइस की तरह, ठीक है। लेकिन बाद में इसको इस्लाम के अंदर इसको न्यूट्रियल गिफ्ट की तरह एक्सेप्ट किया गया कि भाई ये जो भी प्रॉपर्टी इसको दहेज में मिलता है, ये लाइक फीमेल का साइड से अगर कोई गिफ्ट आया है तो ये फीमेल का है, और इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल का ही होगा, और इसकी पूरी ऑटोनॉमी, ये प्रॉपर्टी फीमेल ही देख रेख करेंगी इसका क्या क्या करना है, ठीक है। तो जो भी गिफ्ट या दहेज उसके शादी में मिला है फीमेल की साइड से, तो वो उसका ओनरशिप जो है फीमेल के पास जाता है, एज ए गिफ्ट लिया जाता है कि भाई ये गिफ्ट मिला है कि विमेन के साइड से, ये एक दहेज नहीं है, एक ब्राइड प्राइस नहीं दिया गया है मेल रिलेटिव्स को, ये फीमेल का ही न्यूट्रियल गिफ्ट है जो उसके फादर्स या फिर उनके रिलेटिव्स ने दिया है, और ये इसका ओनरशिप विमेन के पास रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक चेंजेस आते हैं डॉरी के केस में। Women were given inheritance right in a patriarchal society that had previously restricted inheritance to male relatives। पहले जो इनहेरिटेंस राइट होता, जो संपत्ति जो ट्रांसफर होता था फादर से, वो सन में ही होता था, लेकिन इस्लाम में इसको प्रोहिबिट करके इसको विमेन सेंट्रिक भी किया गया कि जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस होगा उसके अंदर विमेन को भी कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगी, जो फादर्स की प्रॉपर्टी है उसमें विमेन का भी राइट है, उसकी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में शेयर को इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। Anamari Schimel states that compared to the pre-Islamic position of women, Islamic legislation meant to be enormous progress। The women has the right, at least according to the letter of the law, to administer the wealth she had brought into the family or has earned by her own work। तो ये जो फेमस स्कॉलर एनीमैरी स्किमिल ऐसा बोलती हैं कि कंपेयर टू प्री इस्लामिक पोजीशन ऑफ वुमेन, जो पहले की सोसाइटी थी, प्री इस्लामिक की सोसाइटी जो वुमेन थी, इस्लाम के अंदर जो लेजिस्लेशन हुए, जो उनके रिलीजियस बुक्स में जो लेजिस्लेशन हुए, उससे उनमें काफ़ी प्रोग्रेस आया। द वुमेन हैज़ द राइट अकॉर्डिंग टू द वुमेन हैज़ द राइट एट लीस्ट टू द लेटर ऑफ द लॉ टू एडमिनिस्ट्रेट वेल्थ शी हैज़ बॉट इनटू द फैमिली और शी हैज़ अर्न्ड ऑन वर्क। इसमें और इसके अलावा, इनहेरिटेंस के अलावा, विमेन अगर खुद कोई काम करके पैसे कमा रही है तो वो उसको पूरा अधिकार है इस्लाम के अंदर कि वो रख सकती है अपने पास, और उसका क्या करना है उस पैसे का उन्हें खुद अपने हिसाब से देखेगी कि उसका क्या करना है, ठीक है। या फिर कि कहीं अपने फादर के साइड से कुछ पैसे लेकर आई है तो भी उसका पूरा ओनरशिप विमेन के पास रहे कि वो विमेन इसके उस पैसे के क्या करना चाहती है। तो ये भी काफ़ी एक प्रोग्रेस था कहीं ना कहीं। विलियम मॉन्टगोमेरी वॉट स्टेट्स दैट मोहम्मद in the historical context of time can be seen as a figure who testified of the behalf of women's right and improved things considerably। फेमस स्कॉलर विलियम मॉन्टगोमेरी वॉट ऐसा मानते हैं कि मोहम्मद जो है, जो प्रॉफिट माना जाता है इस्लाम के अंदर, इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम में ऐसे पर्सनालिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा जिन्होंने विमेन के बिहाफ पर बहुत सारे काम किया और लेजिस्लेशन किया उन्होंने, और इस्लाम के अंदर इस्लाम के रिलीजियस बुक्स के थ्रू उन्होंने चीज़ों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और बदला, ठीक है। तो विमेन के फेवर में उन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव लाए सोसाइटी के अंदर, उसको एज ए इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाएगा फ्यूचर में प्रोफेट मोहम्मद को, ऐसा वो मानते हैं। वॉट एक्सप्लेन्ड एट द टाइम ऑफ इस्लाम बिगिन द कंडीशन ऑफ वुमेन वर टेरिबल। वॉट ऐसा मानते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि जो इस्लाम जिस टाइम पर ओरिजिन हुआ इस्लाम को, वहाँ पर उस टाइम पर वुमेन का कंडीशन बहुत ही ख़राब था, बहुत ही टेरिबल था। दे हैड नो राइट टू ओन प्रॉपर्टी, उनके पास संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। विमेन के पास उस टाइम पे वर सपोज टू बी प्रॉपर्टी ऑफ ए मैन, और ऐसा माना जाता था कि फीमेल जो है उस टाइम की सोसाइटी की, वो मेल जो है उसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो छोड़ दो, वो रखना नहीं रखना बात की बात है, विमेन को खुद एज ए प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था सोसाइटीज़ के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं थी, और उसके सोसाइटी के अंदर चेंज लाने की भी ज़रूरत थी। तो प्रॉफेट मोहम्मद ने इस चीज़ को बदला और एक पॉजिटिव चेंज लेकर आया।
इफ द मैन डाइड एवरीथिंग वेंट टू हिज सन। और ऐसा होता था उस टाइम पे कि जो फैमिली के जो हेड ऑफ द हेड पर्सन है, ऑब्वियसली मैन ही होते थे, तो वो अगर मरते थे तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज उनके बेटों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। लाइक नो, कोई प्रोपोर्शन उसके वाइफ को नहीं आता था, कोई प्रोपोर्शन उसके बेटी को नहीं आता था, डॉटर को नहीं आता था, सारा का सारा प्रॉपर्टी उसके लड़के को चला जाता था। तो ये वीमेन उसमें कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड हो जाती थी काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी से। इसको भी उन्होंने चेंज किया। Muhammad, however, by instituting right of property ownership, inheritance, education and divorce, gave women certain basic safeguard. मोहम्मद ने लेजिस्लेशन करके उन्होंने औरतों को राइट टू प्रॉपर्टी दिया कि प्रॉपर्टी वो आप रख सकती हैं, और इनहेरिटेंस कि जब उसकी फैमिली में उसके पिता का इंतकाल होगा या उसके फादर मर जाएंगे तो इनहेरिटेंस उसकी प्रॉपर्टी जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको भी कुछ पार्ट दिया जाएगा। एजुकेशन एंड डाइवोर्स, उनको एजुकेशन लेने का भी अधिकार था और डाइवोर्स देने का। कि अब मैंने बताया था पहले ही कि इस्लाम में मैरिज को एज ए कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा जाता है, तो उसके अंदर वो डाइवोर्स दे सकती हैं। ठीक है, तो डाइवोर्स का ही प्रावधान है कि विमेन जब डाइवोर्स होगा उसके अंदर भी कुछ लॉज होते हैं कि उसमें क्या प्रॉपर्टी का कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्री डिफाइंड है इस्लाम के अंदर। तो इसमें विमेंस को काफ़ी हद तक कुछ राइट्स मिले हैं, तो जो कि उस टाइम के उस टाइम मतलब इस्लाम का जब ओरिजिन हुआ उस टाइम के रिलीजन्स में कोई भी किसी भी रिलीजन में ऐसा कोई लॉज नहीं था जो विमेन को इतना सारा राइट दे रहा हो। उस टाइम के लाइक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की हम बात करें तो इस्लाम वाज वन ऑफ द प्रोग्रेसिव रिलीजन ऑफ दैट टाइम, जो विमेन को इतने सारे राइट्स दे रही हो, जो विमेन को इस तरीके से ट्रीट कर रही हो जैसे अलग पर्सनहुड का भी एक वो दे रहा हो, और फीमेल के क्या इनहेरिटेंस राइट है, मैरिज में क्या उनके राइट्स हैं, एजुकेशन में क्या राइट्स हैं, डिवोर्स के अंदर इतने सारे राइट्स, ये शायद ही किसी और रिलीजन में उस टाइम के रिलीजन में विमेन के पास इतने सारे राइट्स थे। तो बेसिकली इस्लाम वाज ए प्रोग्रेसिव रिलीजन ऑफ दैट टाइम if you can talk in a historical context. Haddad and Esperato state that the Muhammad granted women the right and privileges in the sphere of family life. हदाद और एस्पेरेटो हम कहते हैं कि मोहम्मद जो है वो विमेन को प्रिविलेज देते हैं फैमिली स्फीयर पे, मतलब पारिवारिक स्तर पर भी उनको कहीं ना कहीं राइट देते हैं। ठीक है, इन मैरिजेज शादी करने के शादी में भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कुछ राइट्स हैं, एजुकेशन में विमेंस के राइट हैं, इकोनॉमिक एंडेवर्स, और अगर वो ऐसा कोई काम करती हैं, प्रयास करती हैं, अगर कोई बिजनेस चलाना चाहती हैं या कोई काम करती हैं तो उसके पैसों को डील करना है, कैसे करना है, वो भी उनके पास पूरा अधिकार है कि वो अलग तरीके से एडमिनिस्टर कर सकती हैं उस पैसों का, चाहे जैसे करने का मन हो, क्योंकि वो यदि पैसे कमा रही है तो वो चाहे जो कर सकती हैं उस पैसे का। ये काफ़ी अच्छा रिफॉर्म था इस्लाम के अंदर, राइट दैट हेल्प इम्प्रूव विमेन स्टेटस इन सोसाइटी। और ये सभी राइट्स जो है विमेन के स्टेटस को सोसाइटी में काफ़ी हद तक चेंज किया, उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाए और एक पर्सनल ऑटोनॉमी उनको दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो चेंजेस हुई, हमने देखा हिस्ट्री में देख रहे हैं हम। एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इस्लाम एंड फेमिनिज्म हैज़ बीन एडवोकेटेड एज ए, अब हम फेमिनिस्ट डिस्कोर्स की बात करेंगे कि रिसेंटली एक फेमिनिस्ट डिस्कोर्स पैदा हुआ है इस्लाम सोसाइटी के अंदर, इस्लाम विद इन इस्लामिक सोसाइटी एक फेमिनिस्ट डिस्कोर्स का ओरिजिन हुआ है आफ्टर मैथ ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट। इस्लाम के अंदर भी एक डिस्कोर्स और एक डिबेट स्टार्ट हो गया है फेमिनिज्म को लेकर कि इस्लाम के अंदर फेमिनिज्म कैसे वर्क कर सकता है या फिर करेगा या फिर कर रहा है। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कस हो रहे हैं, तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स इस्लाम के अंदर है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ इस्लाम एंड फेमिनिज्म हैज़ बीन एडवोकेटेड एज ए फेमिनिस्ट डिस्कोर्स एंड प्रैक्टिस आर्टिकुलेटेड विद इन एन इस्लामिक पैराडाइम। तो इस्लाम के अंदर जो फेमिनिज्म है उसको कुछ लोग एडवोकेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस्लाम के अंदर फेमिनिज्म को प्रोपेगेट किया जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है विद इन द इस्लामिक पैराडाइम, मतलब इस्लामिक ढांचे के अंदर जो उनका धर्म है उनको वायलेट किए बिना भी फेमिनिज्म को प्रैक्टिस किया जा सकता है। ये चीज़ स्टेट कर रही है मैरगॉट बर्दान, जो 2002 में ये बात वो कह रही हैं कि इस्लाम को और फेमिनिज्म को कहीं ना कहीं पैरेलली चलने की ज़रूरत है उसको, और फेमिनिज्म को प्रैक्टिस किया जा सकता है इस्लाम के पैराडाइम के अंदर ही। इस्लामिक फेमिनिस्ट ग्राउंड देयर आर्ग्यूमेंट इन इस्लाम एंड इट्स टीचिंग। वो इस्लामिक फेमिनिस्ट जो हैं वो फेमिनिस्ट होने के साथ साथ वो इस्लाम में बिलीव कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तभी इस्लामिक फेमिनिस्ट है। वो ऐसा मानते हैं कि उनका जो आर्ग्यूमेंट है इस्लाम फेमिनिज्म को लेकर वो
अपने इस्लामिक टीचिंग्स के अंदर वो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ से फेमिनिज्म को किस तरीके से प्रोपेगेट करे, कि इस्लाम के अंदर भी फेमिनिज्म है फ्रॉम द बिगिनिंग, उसको कैसे फिर प्रोपेगेट करने की जरूरत है। सीक द फुल इक्वालिटी ऑफ वीमेन एंड मेन इन दी पर्सन एंड पब्लिक स्फीयर। वो ऐसा चाहते हैं कि वीमेन को इक्वालिटी मिले पब्लिक और पर्सनल स्फीयर पे, इनको इक्वालिटी मिले, एंड कैन इंक्लूड नॉन मुस्लिम इन द डिबेट एंड डिस्कोर्स। और ये भी चाहते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है, अगर वो इस डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं कि इस्लामिक के अंदर फेमिनिज्म है, फेमिनिस्ट हैं, तो वो आराम से उसके अंदर इंक्लूड हो सके और डिबेट कर सके। तो एक डिबेट का भी एक स्पेस बना रहे और वीमेन को इक्वालिटी मिले, और ये सब चीज़ें इस्लाम के जो स्ट्रक्चर है, उसके इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर हो। तो ये इस्लामिक फेमिनिस्ट का कहना है। इस्लामिक फेमिनिज्म इज डिफाइंड बाय इस्लामिक स्कॉलर एज बीइंग मोर रेडिकल देन द सेक्युलर फेमिनिज्म। इस्लामिक फेमिनिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो इस्लामिक फेमिनिज्म है, जो उन्होंने एडवोकेट किया है, मतलब उसको सपोर्ट किया है, वो ज़्यादा लिबरल, वो ज़्यादा रेडिकल है, वो ज़्यादा क्रांतिकारी है जो नॉर्मल फेमिनिज्म है, फेमिनिस्ट मूवमेंट है, उसके कंपेयर में। ऐसा उनका मानना है। बीइंग एंकर्ड विद इन द डिस्कोर्स ऑफ इस्लाम एंड कुरान इन सेंट्रल टेक्स्ट। और वो ऐसा मानते हैं कि ये सब चीज़ें इस्लाम के अंदर पहले से है, इस्लाम के डिस्कोर्स में और कुरान के अंदर और सेंट्रल टेक्स्ट के अंदर पहले से ये मौजूद है, ऐसा उनका मानना है। एज ए स्कॉलर ऑफ थॉट, एज ए स्कूल ऑफ थॉट, इट इज सेड दैट टू रेफर मोरक्कन सोशियोलॉजिस्ट फातिमा मरनिसी एंड स्कॉलर सच एज अमीना वदूद एंड लीला अहमद। तो अगर इसको एज ए स्कूल ऑफ थॉट की तरह कंसिडर करना है, तो कुछ ग्रेट स्कॉलर्स को इसमें उन्होंने इंक्लूड करते हैं वो, जैसे कि जो इस्लाम के अंदर फेमिनिज्म की बात करते हैं, कुछ ऐसे स्कॉलर्स जो इस्लाम के अंदर फेमिनिज्म की बात करते हैं, जो वीमेन फेमिनिज्म, जैसे कि फातिमा मरनिसी हो गई, जो कि मोरक्को से बिलोंग करती है, और अमीना वदूद हो गई, या फिर लीला अहमद हो गई। इन सब लोगों को इस डिस्कोर्स में एज ए स्कूल ऑफ थॉट के अंदर इंक्लूड करते हैं ये लोग, कि इस्लामिक फेमिनिज्म को प्रोपेगेट करने के लिए। Advocate refers to the observation that Muslim majority countries produce several female head of the state। और जो इनके समर्थक हैं इस पूरे इस्लामिक फेमिनिज्म को लेकर, कि इस्लाम के अंदर फेमिनिज्म है, वो ऐसा बताते हैं कि अगर इस्लाम के अंदर फेमिनिज्म नहीं होता, तो जो जितने बहुत सारे से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं, उसके अंदर फीमेल हेड ऑफ द स्टेट, या फिर जो बोल सकते हैं जो किसी भी देश की जो हेड है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या फिर सेक्रेटरी हो, कुछ भी हो, वो फीमेल नहीं होती। इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री के अंदर अगर फीमेल हेड ऑफ द स्टेट बन रही हैं, इसका मतलब है कि इस्लाम सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं फेमिनिज्म एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज अगर पूरी तरीके से पेट्रियार्कल होता सोसाइटी, इस्लामिक सोसाइटी, तो कभी भी फीमेल हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बन पाती, ऐसा उनका कहना है, उनके समर्थकों का कहना है। और वो एग्जाम्पल देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एंड स्टेट सेक्रेटरी सच एज लाला शोवकात, जो अजरबैजान की हैं, वो अजरबैजान की वो हेड ऑफ द स्टेट रही हैं एक बार। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में एक बार प्राइम मिनिस्टर रही हैं एज ए हेड ऑफ द स्टेट। मामे माडियोर बोए ऑफ सेनेगल, ये सेनेगल की हेड ऑफ द स्टेट रही हैं। तांसु सीलर ऑफ तुर्की की ये हेड ऑफ द स्टेट रही हैं। ये सब मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं। काकुशा जसारी ऑफ कोसोवो, काकुशा जसारी जो हैं वो कोसोवो की हेड ऑफ द स्टेट रही हैं। मागावाती सुकर्नोपुत्री ऑफ इंडोनेशिया, मेगावाती सुकर्नोपुत्री जो हैं वो इंडोनेशिया की हेड ऑफ द स्टेट रही हैं। ये सब फीमेल हेड ऑफ द स्टेट हैं और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के अंदर हेड ऑफ द स्टेट हैं। खालिदा जिया एंड शेख हसीना आर दी प्रोमिनेंट, और खालिदा जिया और उसके बाद शेख हसीना कॉन्टीन्यूसली जो है ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी बोल सकते हैं। तो ये सब हेड ऑफ द स्टेट रही है। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के अंदर कि फीमेल वहाँ की हेड ऑफ द स्टेट बनती हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन सोसाइटीज़ के अंदर वीमेन के पावर को, या फिर बोल सकते हैं कि फेमिनिस्ट डिस्कोर्स को भी दर्शाता है कि यदि इतनी बड़ी हेड ऑफ द स्टेट बन सकती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल ही फेमिनिस्ट डिस्कोर्स नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वो उस फॉर्म में नहीं है जो वेस्टर्न लिबरल विमेन फेमिनिस्ट जो हैं, या फिर आप कुछ से वाइट फेमिनिस्ट जो हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि फेमिनिज्म ऐसा होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक अलग फॉर्म में दिखने की जरूर दिखता है अगर आप उसको अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तो। अब हम देखेंगे कि हिस्ट्री के अंदर
विमेन के क्या रोल रहे एजुकेशन को लेके, कि हिस्ट्री में मुस्लिम विमेन ने के क्या रोल्स हैं एजुकेशन को प्रोपेगेट करने के को लेकर, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। विमेन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फाउंडेशन ऑफ द मैनी इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मुस्लिम महिलाओं का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस्लामिक इंस्टीट्यूशन को बनवाने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो फातिमा अल फाहिरी है, यूनिवर्सिटी है, वो फातिमा अल फाहिरी है, वो बनवाती हैं किस एक यूनिवर्सिटी, इसका नाम है अल कराउइन इन 859 सी, 859 सी के अंदर अल अल कराउइन करके एक यूनिवर्सिटी बनाती है। कौन? फातिमा अल फाहिरी, ठीक है। तो ये एक फीमेल है, लेकिन फिर भी ये एक एजुकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन उन्होंने यूनिवर्सिटी वगैरह खोले इन्होंने। कब? ये 9वीं शताब्दी की बात है, 859, 9th सेंचुरी। दिस कंटिन्यूड थ्रू टू दी अय्यूबिड डायनेस्टी टू दी 12th and 13th सेंचुरी। और ये कारवा जो है, ये एजुकेशन को लेकर इंस्टीट्यूशन खोलने का कारवा जो है, ये अय्यूबिड डायनेस्टी तक चलता है। अय्यूबिड डायनेस्टी कब हुआ था? लाइक ये 12th और 13th सेंचुरी में एग्जिस्ट करता था। तो अय्यूबिड डायनेस्टी के तक ये सिलसिला चल रहा होता है, जिसमें कि 160 मॉस्क बनते हैं। अय्यूबिड डायनेस्टी के अंदर 160 मॉस्क मतलब मस्जिद बनाए जाते हैं और मदरसा बनाए जाते हैं, ठीक है। डेमेस्कस के अंदर अय्यूबिड डायनेस्टी के अंदर 160 मॉस्क बनाए जाते हैं। इसमें विमेन जो है, पर्टिकुलरली विमेन सेपरेटली 26 जो मॉस्की और मदरसा उसको फंड करती हैं सेपरेटली, अपार्ट फ्रॉम दी कॉमन आप बोल सकते हैं कि जो बन रहा है उसके अलावा वो 60 ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके अंदर, या फिर मॉस्क बोल सकते हैं, उसको फंड करती हैं ताकि एजुकेशन से रिलेटेड काम हो सके। और ये फंड जो है वो वफ़ चैरिटेबल ट्रस्ट सिस्टम से करती हैं, जो कि वफ़ चैरिटेबल ट्रस्ट सिस्टम होता है ना इस्लाम के अंदर, उसके थ्रू ये पैसे जमा कर लाइक वो बनवाती हैं। हाफ ऑफ द रॉयल पैट्रोन्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वर आल्सो वुमेन। और जो आधे से ज़्यादा जो पैट्रोन होते हैं ना इंस्टीट्यूशन बनवाने में, जो पैट्रोन वो होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं बनवाने के लिए, वो भी विमेन ही होती हैं। जितने सारे मॉस्क और मदरसा बनते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनते हैं उसके अंदर। According to Sunni scholar Ibn Akashir in 12th century, there were opportunity for female education. इब्न अकाशिर के कुछ जो टेक्स्ट मिलते हैं या फिर जो राइटिंग्स मिलते हैं उसमें ऐसा पाया जाता है कि 12th सेंचुरी के अंदर फीमेल इस्लामिक विमेन जो है, या फिर बोल सकते हैं मुस्लिम विमेन को लेके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो वो एजुकेशन ले सकती हैं। वो लिखते हैं कि गर्ल्स एंड विमेन कुड स्टडी, अर्न, वो पढ़ सकती थी, अर्न इजाज़ा जो है वो उसको बोलते हैं एकेडमिक डिग्री को, तो वो डिग्री ले सकती थी, पढ़ सकती थी, एंड क्वालिफाई एज ए उलेमा। और उलेमा मतलब होता है स्कॉलर, तो स्कॉलर की तरह अपने आप को क्वालिफाई भी कर सकती थी। और कहीं डिबेट हो रहा है तो उनको पूरा राइट है उसके अंदर डिबेट में पार्टिसिपेट करने का एज ए स्कॉलर, ठीक है। और टीचर की तरह काम भी कर सकती थी। तो वीमेन के पास जो है एकेडमिक फील्ड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी। 12th सेंचुरीज के अंदर वो बात करते हैं इब्न अकाशिर जो है अपने टेक्स्ट के अंदर। दिस वॉज स्पेशली द केस फॉर द लर्नड एंड द स्कॉलरली फैमिलीज। लेकिन क्योंकि ये फ्यूडल टाइम था, मेडिवल टाइम था, तो ये सब जो अपॉर्चुनिटी है वो कुछ खास रॉयल फैमिलीज़ के लिए ही थी, जो स्कॉलर फैमिलीज़ हैं, जो पढ़े लिखे बहुत हाईली लर्न फैमिली है, उनके अंदर ही फैमिलीज़ के अंदर ही ये सीमित था। हु वांटेड टू इंश्योर द हाईएस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर बोथ सन्स एंड डॉटर, जो चाहते थे कि उनके बेटे के अलावा बेटियों को भी हाईएस्ट पॉसिबल एजुकेशन मिले, ठीक है। तो वो अपने बेटियों को भी पढ़ाते थे। इब्न अकाशिर हैड हिमसेल्फ स्टडी अंडर 80 डिफरेंट फीमेल टीचर्स। इब्न अकाशिर लिखते हैं कि वो खुद भी 80 डिफरेंट फीमेल टीचर्स के द्वारा उन्होंने पढ़ाई करी थी, कि उनके टीचर्स जो थे उसमें 80 डिफरेंट फीमेल टीचर्स थे जिनसे उन्होंने पढ़ाई की थी। तो फीमेल का इतना ज़्यादा रोल था एजुकेशन सिस्टम के अंदर उस टाइम की सोसाइटी में, इस्लामिक सोसाइटी के अंदर 12th सेंचुरी में। फीमेल एजुकेशन इन द इस्लामिक वर्ल्ड वाज इंस्पायर्ड बाय द मोहम्मद वाइब्स। अब हम देखते हैं कि फेमिनिस्ट डिस्कोर्स जो है या फिर फीमेल एजुकेशन है, ये इस्लाम में इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? लाइक जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो फीमेल एजुकेशन को लेकर बातें हैं ना, ये इसका इंस्पिरेशन मोहम्मद जो है, प्रॉफिट जो है, उनकी वाइफ जो है खादिजा, उनसे आता है। खादिजा जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन रहती हैं उस टाइम की, और उनसे मोहम्मद शादी करते हैं। तो ये जो एजुकेशन को लेके, बिजनेस को लेके जो इस्लामिक या फिर मुस्लिम वीमेन के अंदर जो एक
इंस्पिरेशन है वो वहाँ से आता है। और आयशा से भी आता है, ऐसा भी एक पर्सनैलिटी है इस्लाम के अंदर जो कि रिनॉन्ड स्कॉलर हैं ऑफ हदीथ एंड मिलिट्री लीडर। वो एक हदीथ की स्कॉलर रहती हैं, हदीथ एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक होता है उसके स्कॉलर हैं वो, और मिलिट्री लीडर भी होती हैं उस टाइम की। तो आयशा और खादीजा से ये इंस्पिरेशन इस्लाम लाइक मुस्लिम वीमेन को मिलता है कि वो एजुकेशनल फील्ड में कुछ अच्छा करें इस्लामिक सोसाइटी के अंदर। Muhammad is said to have praised the women of Medina for their desire for religious knowledge। और मोहम्मद भी प्रेज करते हैं जो मदीना की विमेन होती हैं, जो वहाँ की महिलाएं होती हैं, उनको कि वो उसके अंदर बहुत डिजायर होता है रिलीजियस नॉलेज को लेके, रिलीजियस नॉलेज उनको भी मिले और वो भी समझ पाए चीज़ों को, उसके लिए उनके अंदर बहुत डिजायर होता है। तो वो इन चीज़ को, उस क्यूरोसिटी को वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मोहम्मद जो है, और वो इसको प्रेज भी करते हैं कि हाउ स्प्लेंडेड दी वुमेन ऑफ अंसार, कि अंसार की विमेन जो है वो काफ़ी स्प्लेंडेड होती हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती हैं, उनके अंदर बहुत जील होता है पढ़ने को लेके, और सेम डिड नॉट प्रिवेंट देम फॉर बिकमिंग द लर्न ऑफ द फेथ। और उनको काफ़ी हद तक शेमिंग किया जाता है कि वो ना पढ़े, लेकिन फिर भी वो पढ़ती हैं और इस्लाम के फेथ के बारे में जानती है। तो इसको बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल तरीके से बाद में देखा जाता है कि जो अंसार की जो विमेन है कैसे उन्होंने रिलीजियस नॉलेज को वो अटेंड करती हैं। तो इस्लाम के अंदर एजुकेशन को लाइक वीमेन को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया फ्रॉम द बिगिनिंग, बल्कि उनको अपॉर्चुनिटी दिया गया कि आप रिलीजियस चीज़ों को समझिए और उसके बारे में उसके थ्रू एक्ट करें। अब हम देखेंगे सिविल और मिलिट्री वर्क में वीमेन के क्या कंट्रीब्यूशन है इस्लाम के अंदर। द लेबर फोर्स ऑफ द कैलिफेट, जो कैलिफेट होता था पहले की लाइक जो मुस्लिम रूलर्स होते थे उसके अंदर केम फ्रॉम डाइवर्स इथनिक रिलीजियस बैकग्राउंड। उसके अंदर जो लेबर फोर्सेज होते थे ना, जो काम करने वाले लोग होते थे, वो अलग अलग इथनिक ग्रुप्स के भी होते थे, अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के भी होते थे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग इस्लाम, पीपल मे बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो उनको सबको लेबर फोर्स में एज ए रिस्पेक्टिव तरीके से देखा जाता था। while both men and women were involved in diverse occupation and economic activity। और जहाँ पर मेन और वीमेन दोनों को ही ऑक्यूपेशन के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाता था कि उनको काम मिले और सभी साथ साथ काम करते थे, और वीमेन और मेन दोनों को एक काम मिलता था और उसके अनुसार उसको पैसे भी मिलते थे। Women were employed in a wide range of commercial activity and diverse occupation in primary sector। जो महिलाएं थी वो बहुत सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, पैसे जहाँ से आ रहे हैं उसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, और डाइवर्स ऑक्यूपेशन और अलग अलग तरह के काम करती थी। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो फार्मर भी थी, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो कंस्ट्रक्टर वर्कर का भी काम करती थी, डायर्स का भी काम करती थी। डायर्स मतलब जो कपड़े जो बनाते हैं वो लोग, और उसको कलर जो करते हैं उसको डायर्स बोलते हैं। स्पिनर्स जो कपड़े बनाते हैं, स्पिन करते हैं, उसके अंदर भी काम करती थी। और टर्सरी सेक्टर के अंदर एज ए इन्वेस्टर पैसे भी इन्वेस्ट करती थी वो बिजनेस में। डॉक्टर्स, नर्सेस के तौर पर भी काम करती थी। प्रेसिडेंट ऑफ गिल्ड्स, जो कोई बिजनेस है उसका प्रेसिडेंट, उसका लीडिंग रोल भी कई बार प्ले करती थी वो। और ब्रोकर, पेडलर्स, लेंडर, स्कॉलर एटसेट्रा, और इन सभी चीज़ों का एक्टिविटी वो विमेन परफॉर्म करती थी। तो इसमें विमेन का एक वर्सेटाइल रोल देखा गया है कि इस्लामिक सोसाइटी के अंदर विमेन का क्या रोल था उस टाइम पे और किस किस फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन था। मुस्लिम women also held a monopoly over certain branches in the textile industry। विमेन का ये सब काम करने के अलावा विमेन का एक पर्टिकुलर मोनोपोली भी था, एक एकाधिकार भी था किसी किसी खास फील्ड में। किस फील्ड में? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। सॉरी, मैंने गलती से मैंने टेक्सटाइल लिख दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर विमेन का मोनोपोली था कि वो सिर्फ विमेन ही अच्छा कर रही है उस फील्ड में, तो उसको करने दिया जाए। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेशलाइज्ड मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जो कि उस टाइम पे सबसे बड़ी मार्केट, सबसे मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी, सबसे स्पेशलाइज्ड होती थी, सबसे ज़्यादा पैसे प्रॉफिट उसी फील्ड के अंदर मिलते थे। उस इंडस्ट्री पे विमेन का मोनोपोलाइजेशन था उस टाइम पे। आप सोच सकते हैं कि विमेन का क्या कितनी प्रोग्रेसिव होगी वो उस टाइम पे कंसिडर की जाती होगी। इन ऑक्यूपेशन सच एज स्पिनिंग, डाइंग एंड एम्ब्रॉयडरी, जो टेक्सटाइल के अंदर जो काम होता है ना, स्पिनिंग का, डाइंग का, एम्ब्रॉयडरी का, इन सभी काम में वो विमेन इन्वॉल्व होती थी। इन कंपैरिजन फीमेल प्रॉपर्टी राइट्स एंड वेज लेबर वर रिलेटिवली अनकॉमन इन यूरोप। लेकिन जब हम यूरोप की बात करते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी की बात करते हैं, तो फीमेल से रिलेटेड जो लॉज है, प्रॉपर्टी राइट है, या फिर जो लेबर लॉज है, वो बिल्कुल
ना के बराबर है यूरोप में। जब तक कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हो जाती, तब तक वीमेन को ना के बराबर राइट्स है प्रॉपर्टी के अंदर, वेज लेबर के अंदर काम कर सकती हैं इसको लेके। तो ये वहाँ तब तक बिल्कुल कोई राइट्स नहीं मिला है वेस्टर्न डिस्कोर्स को देख लें तो। लेकिन बाद में ये बात और है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है और हर फील्ड में ग्रो करती है, चाहे वीमेन राइट हो, अलग अलग फील्ड हो। लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी तक बात करें तो वेस्टर्न सोसाइटी की जो वीमेन है वो उनके पास कोई भी राइट नहीं थे। प्रॉपर्टी, मैरिज एंड अदर राइट्स। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी, मैरिज और अदर राइट्स में हम कंपेयर करेंगे कि जो इस्लाम के अंदर जो लॉज हैं और जो अदर कंट्रीज़ के जो वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर लॉज हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, इसको देखने की कोशिश करेंगे। इन टर्म्स ऑफ वीमेन राइट, वीमेन जनरली हैड फ्यूअर लीगल रिस्ट्रिक्शन अंडर इस्लामिक लॉ सरिया देन दे हैड अंडर द सर्टेन वेस्टर्न लीगल सिस्टम अंटिल 20th सेंचुरी। अगर वीमेन के राइट की हम बात करें तो वीमेन के पास वीमेन को बहुत ही कम रेस्ट्रिक्शन है इस्लामिक लॉ के अंदर, और कंपेयर करें हम वेस्टर्न लीगल सिस्टम को 20th सेंचुरी तक, तो इस्लामिक वीमेन जो है, लाइक जो मुस्लिम वीमेन है, उनको काम करने को लेकर या फिर डिफरेंट चीज़ों को लेकर बहुत ही कम रेस्ट्रिक्शन है कंपेयर करें तो वेस्टर्न सोसाइटी के वीमेन को से यदि अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है। 20th सेंचुरी तक हम जब बात करें तो, फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ सरिया, वीमेन हैड द राइट टू कीप देयर सरनेम अपॉन मैरिज। सरिया के लॉ के हिसाब से वीमेन अपने सरनेम जो चाहे वो रख सकती हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी में ऐसा होता है कि शादी करने के बाद उनका जो सरनेम है वो उसके हस्बैंड के सरनेम को ही रखते हैं वो लोग, कि लाइक हस्बैंड के सरनेम को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है। सरिया के अंदर विमेन चाहें तो वो सरनेम रख सकती हैं जो वो पहले से उनके पास था, उनके फादर का सरनेम है वो रख सकती हैं, और वो चाहे तो ना बदले सरनेम, ठीक है। बट इट्स अप टू देम। इनहेरिट एंड बिस्टो इनहेरिटेंस, जो प्रॉपर्टी जो उनके फादर छोड़ के जाएंगे उसमें उनका इनहेरिटेंस होगा, ठीक है, शेयर होगा उसके अंदर, बिस्टो इनहेरिटेंस, और ठीक है, और उसके अंदर इनहेरिटेंस वो ले सकती हैं। इंडिपेंडेंटली मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर, अगर वो बिजनेस करती हैं, अगर उनके पास कहीं और से पैसे आ रहे हैं या फैमिली से अपने फैमिली से पैसे मिल रहे हैं तो उन पैसों को मैनेज कर सकती हैं अपने तरीके से, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज एंड डाइवोर्स, और मैरिजेज के अंदर भी एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है कि एक प्रॉपर राइट्स है विमेन को, मेन के पास जो राइट है वो विमेन के पास भी राइट है। ये बात और है कि मेन को ज़्यादा राइट्स है उसके अंदर, विमेन को कम है, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी एक राइट्स है जो कि पहले शायद उस टाइम पे किसी और भी सोसाइटी में और रिलीजन में नहीं था। एंड डाइवोर्स, और डाइवोर्स में भी एक प्रॉपर राइट्स है, उसके अंदर भी उस प्रॉपर्टी का एक वो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इन कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट्रिक्शंस, हाँ, और अगर डाइवोर्स होता है इस्लाम के अंदर तो एक अलाउंस भी दिया जाता है फीमेल को, अगर उसके इफ शी इज प्रेग्नेंट तो उसको उस बच्चे को पालने के लिए एक अलाउंस भी दिया जाता है उसके उस बच्चे के फादर के द्वारा, ठीक है। ये भी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द लीगल कैपेसिटी ऑफ मैरिड वुमेन अंडर फ्रेंच लॉ वर नॉट रिमूव्ड अंटिल 1965। लेकिन अगर हम फ्रेंच सोसाइटी की बात करें, वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें, तो जो फ्रेंच लॉ है जिसके अंदर विमेन को एक स्टेटस लीगल कैपेसिटी नहीं मिलता है उसमें वेस्टर्न सोसाइटी में, कब तक 1965 तक विमेन को एक अलग तरीके से, लाइक बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है उसकी लीगल कैपेसिटी पर, कि वो डाइवोर्स नहीं दे सकती हैं, वो चाहे तो उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में, तो इन सब चीज़ों को लेके, या फिर वो इनहेरिटेंस नहीं कर सकती हैं। तो ये सब बहुत सारी लॉज हैं जो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन तब भी होती हैं, लाइक 1965 तक वेस्टर्न सोसाइटी पर ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, विमेन के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन होता ही है। तो दैट्स एंड फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। और इसमें हमने डिस्कस किया कि इस्लामिक सोसाइटी जो है, प्री इस्लामिक सोसाइटी के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके हिस्ट्री को डिस्कस किया, विमेन का क्या कंट्रीब्यूशन है, इस्लामिक लॉ के अंदर विमेन के क्या राइट्स हैं, और उसके कुछ जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो उसके अंदर स्कॉलर्स हैं इस्लाम के अंदर, जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स अभी इस्लाम के अंदर राइज हो रहा है उसको लेकर हमने डिस्कस किया कि कैसे इस्लामिक फेमिनिज्म को
लोग देखते हैं, और लाइक उसको किस तरीके से अभी डिबेट एक चल रहा है इस्लामिक सोसाइटी के अंदर, उसके हिस्ट्री और कल्चरल बैकग्राउंड को हमने देखा, और विमेन के क्या राइट्स थे, और कंपेयर किया हमने कि कंपैरेटिवली वेस्टर्न सोसाइटी के विमेन के क्या राइट्स थे अप टू 19 एंड 20th सेंचुरी। बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया इस लेक्चर के अंदर, एंड आई होप कि मैंने काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश की। और एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस टॉपिक, और आप चाहते हैं कि मैं और भी इस तरीके टॉपिक्स बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप दिस यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।